हाँ जी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ कि चार्ज क्या है, चार्ज कितने प्रकार का है और चार्ज कैसे ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होता है तो इसकी वजह से पैदा होता है, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है ये पढ़ा। लेकिन आज हमारे पास क्या नया है, आज जो हम शुरू करेंगे बेटा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एक चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें इसको यहाँ पे आज सीखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। बहुत ही इजी सा, चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने चार्ज कैसे पैदा किया, हमने क्या किया, हमने उसको रब किया। तो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुए, आपने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट नहीं किए, वो पहले से ही हैं इस दुनिया में। तो चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड होता है बेटा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है। पहली बात तो क्वांटाइज्ड का मतलब समझेंगे। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि वो मल्टीपल होता है। कोई क्वांटाइज्ड का मतलब कोई भी चीज़ जब किसी के मल्टीपल हो उसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड। मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? ऑब्वियस जीरो के अलावा मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अगर किसी बॉडी पे कोई मिनिमम चार्ज की बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा ना, बिकॉज आधा इलेक्ट्रॉन तो कुछ नहीं होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? एक। तो उस पर चार्ज कितना आएगा? इतना आएगा। अभी हम थोड़ी देख ले, माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 3, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 4, और सोच के बताओ n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इंटू में n। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज हमेशा इसका मल्टीपल रहेगा, और जब भी कोई चीज़ किसी का मल्टीपल होती है तो उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड। तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। तो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे कितना होगा? n इंटू पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है जिसको हम E से शो करते हैं। लेट से टोटल चार्ज को हमने शो किया Q से, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया? n E। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। यहाँ पे E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कि 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके ऊपर आए, और Q का टोटल चार्ज। तो चार्ज हमेशा मल्टीपल है किसी चीज़ का, और जब भी कोई चीज़ किसी का मल्टीपल होता है तो वो चीज़ क्वांटाइज्ड हो जाती है। अब जैसे कि मास है, मास किसी चीज़ का क्वांटाइजेशन नहीं होता है। आपकी बॉडी का, मेरी बॉडी का मास हम किसी चीज़ को n से मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं क्या? नहीं, हमारी बॉडी में मास क्वांटाइज्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रक के अंदर बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई हैं, तो कितनी ईंटें हैं इनटू में एक ईंट का मास कितना है, अगर हम मल्टीप्लाई करें टोटल मास आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। लेकिन हमारी बॉडी का जो मास है वो क्वांटाइज्ड नहीं है, किसी चीज़ का मल्टीपल नहीं है। ईंट, पूरी ईंट का, एक ईंट का मास भी क्वांटाइज्ड नहीं है, वो तो हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात की वहाँ। आई होप आप समझ रहे हैं। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, किसका मल्टीपल होता है वो? ई का। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसका वो मल्टीपल होगा। ठीक है जी। तो चार्ज कंजर्व्ड रहता है और चार्ज क्वांटाइज्ड भी होता है। इसके बाद चार्ज इज इंट्रिंसिक इन नेचर। याद करेंगे इंट्रिंसिक, ये हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स में। इंट्रिंसिक का मतलब ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड नहीं करती? अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। चार्ज भी इंट्रिंसिक है।
चार्ज भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, एक लोहे की कील और एक लोहे के दरवाजे में, डोर में, किसके पास ज्यादा चार्ज है? अगर आपने बोला दरवाजा तो आप गलत कह रहे हैं, बिकॉज हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। इमेजिन करो, लोहे की कील और लोहे का दरवाजा वैसे तो न्यूट्रली होंगे, दोनों पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब अगर मैं लोहे की कील को ज्यादा रब करूं और दरवाजे को कम रब करूं तो लोहे की कील पे ज्यादा चार्ज आ सकता है और दरवाजे पे कम। साइज ऑफ सब्सटेंस पे, मास पे, क्वांटिटी पे चार्ज डिपेंड नहीं करता है बेटा, ध्यान रहे। और ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करती हैं वो क्या होती हैं? इंट्रिंसिक होती हैं। क्या होती हैं? इंट्रिंसिक। तो चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद चार्ज शोज एडिटिविटी, ये भी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। चार्ज शोज एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब होता है चार्ज जो है वो एक दूसरे में किसी भी तरीके से ऐड हो जाता है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आप किसी भी चार्ज को किसी भी चीज के मतलब कितने भी चार्ज को एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कहने का मतलब क्या है। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर यहाँ पे 10 कूलम, यहाँ -20 कूलम, यहाँ पे 5 कूलम और यहाँ पे मान लेते हैं 2 कूलम का चार्ज। ये सारे चार्ज अलग अलग बैठे हुए हैं। एक चार्ज जरा 10 कूलम का, 5 कूलम का, -20 कूलम का और 2 कूलम का। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई इसमें नेट चार्ज क्या है, तो कुछ भी नहीं करना, Q1, Q2, Q3 और Q4 को ऐड कर देना है, टोटल चार्ज को ऐड कर देना है, क्योंकि चार्ज एडिटिविटी दिखाता है। याद करें 11th क्लास, फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्स लगती हैं तो आपको एंगल्स पे भी ध्यान देना होता है, कितना एंगल है उनका, कौन से डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, तब उन्हें ऐड करा जाता है। बहुत लफड़े होते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा √ याद आ रहा होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। चार्ज को हम क्या कर सकते हैं बेटा? सीधा ऐड कर सकते हैं। एक सेकेंड, ईयरफोन निकल गया है मेरा। हाँ, तो चार्ज को हम सीधा क्या कर सकते हैं बेटा? ऐड कर सकते हैं। चार्ज को सीधा ऐड किया जा सकता है। कितना आएगा आंसर बोलिए? 10 कूलम, 20 माइनस का है तो माइनस के साथ ही लगाना है, 5 कूलम एंड 2 कूलम। तो ये आ गया हमारे पास -10, फिर ये आ गया हमारे पास -5 और फिर आ गया हमारे पास -3 कूलम। समझ गए ना बेटा? यहां से आया -10, फिर ये आया -5, फिर ये आ गया हमारे पास -3 कूलम टोटल चार्ज। तो आपको सीधा चार्ज ऐड करने का होता है, क्योंकि चार्ज जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? एडिटिविटी की प्रॉपर्टी शो करता है। चार्ज को आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद ये प्रॉपर्टी दुनिया में सब जानते हैं शायद कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओहो, like charges repel each other and unlike charges attract each other। आई होप आपको ये पता ही है कि जो चार्जेस लाइक होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल, क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। क्यों करेंगे रिपेल? क्योंकि ये चार्ज भी कौन से चार्जेस हैं? लाइक चार्जेस हैं। वेयरएज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं। और शायद आपको ये जान के, शायद आपको ये पहली बार पता चले कि इसको लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। तो अबव स्टेटेड स्टेटमेंट is also called law of इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस स्टेटमेंट को लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। किस स्टेटमेंट को? कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस स्टेटमेंट को लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास
चार्ज को लेके ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। ध्यान रहेगा बेटा, बहुत ही ईजी प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और इतना नोट करेंगे जल्दी। तो वैसे तो मुझे आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ाना था, बट अभी फिलहाल हम पहले कूलम्स लॉ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर डाउनलोड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी बेटा। तो फिलहाल अभी हम लोग शुरू कर लेते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर अगली क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर कुछ छोटे से आसान से न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, और उसके बाद बेटा हम लोग थोड़ा डिफरेंस पढ़ेंगे चार्ज मास, कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। लेकिन सबसे पहले कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। सबसे पहली बात, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, तो एक दूसरे पे फोर्स भी लगाएंगे। क्या भी लगाएंगे? फोर्स। ये जो लॉ है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपकी मदद करेगा उन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स है, कितनी ताकत है, ये निकालने के लिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आया, या आपने इसको नहीं पढ़ा, या आपने ये वीडियो मिस कर दी इन केस, तो बेटा आपको आगे आने वाली एक भी क्लास समझ में नहीं आएगी। ये मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने से पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि हमारे पास दो चार्ज हैं। एक चार्ज है लेट से ये Q1 और एक चार्ज है लेट से ये Q2, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच में लेट अस सपोज डिस्टेंस है r, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है? r है। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, बिकॉज फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली proportional to the square of distance between them। मैं समझा रहा हूं इसको, मरो मत। लेकिन जो होशियार बच्चा है उसको स्टेटमेंट पढ़ते ही कुछ याद आया होगा, और वो याद क्या आया होगा? हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। खैर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलग थोड़ा सा, अभी हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहता है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ये कहता है कि अगर आपके पास दो चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं? दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो जो उनके बीच में फोर्स होगी बेटा, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव हो चाहे वो फोर्स रिपल्सिव हो, कोई भी फोर्स होगी, जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के। यानी Q1 और Q2 पे कितना कितना चार्ज है उनको मल्टीप्लाई कर दो, उनका प्रोडक्ट निकाल दो, तो फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी। सहमत हो ना? और सेकेंडली उन्होंने कहा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आई होप आप इससे भी सहमत होगे कि उनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगी। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को मैंने कंबाइन करना है। कंबाइन करने पे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? सही कह रहे हो, Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। ये भी सही कह रहे हो। अब आप सबको पता है कि हमें प्रोपोर्शनल का साइन अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगाने वाले हैं, इक्वल टू का लगाने के लिए कांस्टेंट लगाने वाले हैं, और उस कांस्टेंट को फिलहाल हम लोग बोल रहे हैं के मतलब झाटो वाला के नहीं, इंग्लिश वाला के।
हाँ ये के है बेटा। इस के को क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी यूनिट क्या है, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी फोकस करो कि ये फॉर्मूला आया है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। दोबारा से, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे पास अगर दो चार्ज हैं तो उनके बीच में जो भी फोर्स होगी, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जितना ज्यादा चार्ज होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी फोर्स कम होती जाएगी उसके स्क्वायर पे। जोड़ा तो ये आ गया, और इक्वल टू का साइन लगाने के लिए कांस्टेंट लगाया जिसको हम के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के। अब यहां पे हम थोड़ी सी पहले बात करेंगे के बारे में, वेयर के इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। बेटा के को एक और रूप में लिख सकते हैं, प्लीज आप थोड़ा सब्र रखें अभी। लेकिन के को हम लोग या तो बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट या फिर उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसका ये भी नाम है। अच्छा, अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऑब्वियसली चार्ज की वैल्यूज तो चार्ज पर डिपेंड करती है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, लेकिन के की वैल्यू क्या है? क्या आपको याद है हमने 11th में फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था? जी m1 ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था, जी m1 इंटू में m2 अपॉन में r स्क्वायर, याद है ना? तो कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला है, वहां पे g कांस्टेंट आया था। आपको याद होगा कि जो कांस्टेंट था g वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम लो g की वैल्यू क्या रहती थी? सेम। लेकिन k के साथ ऐसा नहीं है बेटा, यानी कि जो ये k है तो वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन दी चार्जेस। ध्यान सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये जो के है इसकी जो वैल्यू है ये दो चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम बैठा हुआ है ये उस पर डिपेंड करती है। दो चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम बैठा हुआ है ये उस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मीडियम चेंज होगा तो फोर्स भी वैल्यू भी के की बदल जाएगी, और के की वैल्यू बदलेगी तो ऑटोमेटिकली फोर्स की वैल्यू भी बदल जाएगी। लेट्स से दो चार्जेस के बीच में हवा है तो के की वैल्यू कुछ और है, दो चार्ज के बीच में पानी है तो के की वैल्यू कुछ और है, दो चार्ज के बीच में शहद है, हनी है, कुछ भी है, कोरोना वायरस है तो उनकी वैल्यू अलग है। अब कुछ भी है ना, मीडियम चेंज हो जाए तो के की वैल्यू बदल जाएगी। इतनी बात समझ में आती है बेटा? अच्छा, अब यहां पे ध्यान सुनना है, फॉर वैक्यूम और वी कैन से दैट फ्री स्पेस, एक ही बात है। वैक्यूम में के की जो वैल्यू है वो होगी 9 इंटू में 10 की पावर 9। कितनी होगी? बहुत इजी वैल्यू है, 9 इंटू में 10 की पावर 9, 9 के बाद 9 0, 9 इंटू में 10 की पावर 9। और बेटा के की यूनिट भी होती है, अभी मैं इसकी यूनिट लिख रहा हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस कूलम माइनस 2, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। ये इसकी यूनिट कैसे आई मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूं, हालांकि समझ जाएगा, बट फिर भी के की वैल्यू है 9 इंटू में 10 की पावर 9। लेकिन किसके लिए? ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के लिए वैल्यू है, बाकी हर मीडियम के लिए अलग है। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें वैल्यू गिवन होगी या कुछ भी है, लेकिन सबके लिए याद नहीं करनी है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच एंड एवरी मटेरियल इन दिस ब्रह्मांड, नहीं। लेकिन हवा के लिए के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू में 10 की पावर 9। वैक्यूम के लिए सॉरी 9 इंटू में 10 की पावर 9 वैल्यू है इसकी। अब सवाल उठता है, क्या बात है जी, सवाल उठता है के की वैल्यू जो है वो तो ठीक है, चलो वो तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी यूनिट कहां से आई? तो यहां बात करेंगे थोड़ी सी यूनिट ऑफ के बारे में। के की यूनिट कहां से आई इसके बारे में बात करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला आया था हमारे पास के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहां से के का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बोलो? F इंटू में R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन में Q1 इंटू में Q2 आ जाएगा। अब आप हिसाब लगा लो ना, यहां से यूनिट ऑफ के का हिसाब लगा लो। फोर्स की यूनिट न्यूटन, R की यूनिट मीटर स्क्वायर, चार्ज की कूलम इंटू में कूलम, तो कूलम स्क्वायर हो गया ना, तो क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2 आ गई, ये इसकी यूनिट आ गई। यानी कि
K, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹, इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, और इसकी वैक्यूम में वैल्यू है 9 × 10⁹, लेकिन अलग अलग मीडियम में वैल्यू अलग अलग है। अब आगे क्या बेटा, आगे का क्या खेल रहेगा मैं आपको बताऊंगा। ये जो K है इसको हम किसी और फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन करेंगे जल्दी से। हाँ जी, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो बेटा, आप जानते ही हैं कि हम वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बना सकते, अदरवाइज डाउनलोड में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज हम लोग इतना पढ़ेंगे कि कूलम्स का, अच्छा हमने आज चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हमने कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ लिया बेटा आज, और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसका फॉर्मूला क्या है फोर्स का, और यहाँ पे K। अब अगली क्लास का टॉपिक क्या होगा, प्लीज ध्यान सुनना है। K, क्योंकि कुछ स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई तो वो कंफ्यूजन में होंगे शायद, K का भी अपने आप में एक फॉर्मूला है, यानी कि K को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं जो कि हम अगली क्लास में लिखेंगे। ये पहला काम होगा हमारा। दूसरा काम होगा हम इसके ऊपर बहुत आसान एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो अगली क्लास तक आपके पास एनसीईआरटी भी होनी चाहिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, ऑब्वियसली अगर आप अभी घर में हैं, अगर एनसीईआरटी नहीं है तो आप उसे डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, बहुत आसान होता है, आपको पता है, गूगल पर सिर्फ लिखना होता है कि फिजिक्स एनसीईआरटी पार्ट 1 12th PDF, अपने आप आ जाता है। फिर भी नहीं आए आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। और आफ्टर दैट टाइम बच जाएगा हमारे पास, तो हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और थोड़ा सा थ्योरी का टॉपिक करेंगे। फिर बेटा उसकी अगली क्लास में मोस्ट अवेटेड पार्ट डेरिवेशंस। अभी तक हमने इस चैप्टर में एक भी डेरिवेशन नहीं किया है, आफ्टर दैट डेरिवेशन शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये जब तक समझ में ना आए पढ़ते रहो, मुझसे पूछते रहो डाउट व्हाट्सएप पे, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपको आगे आने वाली एक भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।